तो हेलो दोस्तों, हाय, कैसे आप लोग। आप सभी को एस के यादव सर के क्लास में स्वागत है। जैसा कि क्लास 10th के बायोलॉजी जीव विज्ञान का सिलसिला जारी है, जिसमें हम लोग पहले चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं और पहला चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। और उस जैव प्रक्रम में हम लोग पार्ट फर्स्ट को पढ़ेंगे। हालांकि जैव प्रक्रम के बारे में आपको बता दिए हैं। उन जैव प्रक्रम में पार्ट बाय पार्ट आपको हमको पढ़ाना है। पार्ट फर्स्ट में पोषण को पढ़ाना है, श्वसन, फिर पार्ट सेकेंड में, ऐसे तरीके से हम 4 पार्ट आपको पढ़ाएंगे। उसमें पार्ट फर्स्ट को आज पढ़ेंगे। हालांकि पार्ट 1 वीडियो आपको जैव प्रक्रम के बारे में बता दी है, इनको ध्यान रखिएगा। जिसमें हमको पोषण को पढ़ना है, न्यूट्रिशन के बारे में कि पोषण क्या है। शुरुआत करते हैं। पोषण क्या है? वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर भोजन से आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्त कर उनका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। अगर दूसरे फॉर्म में अगर पोषण की डिफिनेशन देखा जाए तो भोजन में जो भी चीज़ उपस्थित है, पोषक पदार्थ, उनको तोड़कर शरीर क्या करता है, उन्हें ब्लड में मिलाने का काम करता है। वही क्या कहलाता है? आपका पोषण कहलाता है। हालांकि पोषण को अच्छे तरीके से समझने के लिए सबसे पहले आपको भोजन को समझना पड़ेगा कि भोजन क्या है। यानी पोषक पदार्थ, पोषक तत्व हमारे बॉडी में मिल करके ही न शरीर का निर्माण करता है और विभिन्न प्रक्रिया के लिए एक्टिव हो जाते हैं। तो पहले भोजन को समझिए कि भोजन क्या है। आपकी परीक्षा में भोजन पूछ लिया जाता है डिफिनीशन के तौर पर भी, और पोषण को समझने से पहले आपको भोजन को समझना पड़ेगा। वे सभी आवश्यक पदार्थ जो हमारे शरीर में अवशोषित होने के पश्चात, चाहे जो भी चीज़ खाते हैं उसका अवशोषण होता है बॉडी के अंदर, अवशोषित होने के पश्चात शरीर की रचना एवं उनकी टूट फूट की मरम्मत हो, वृद्धि करता है, विकास करता है, जैविक क्रिया के लिए क्या करता है, वो संचालन और नियमन का कार्य करता है। वही हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की हानि को वो नहीं पहुंचाता है। वो क्या है? भोजन कहलाता है। ठीक है। भोजन का डिफिनीशन फिर से देखा जाए तो भोजन एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे शरीर में अवशोषित होने के बाद शरीर की रचना, टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि, विकास, जैविक क्रिया, संचालन और नियमन का कार्य करता है। वो क्या कहलाता है? अपना भोजन कहलाता है। भोजन हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की हानि को नहीं पहुंचाता है। इनको ध्यान रखिएगा। भोजन को 3 कैटेगरी में हम लोग बांट के अध्ययन करते हैं। अगर हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति हो, क्योंकि बॉडी के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, ऊर्जा की जो भी ज़रूरत है, और साथ ही साथ हमारे बॉडी में शरीर के निर्माण के लिए भी पोषक तत्व की ज़रूरत है, और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लड़ने के लिए भी बहुत सारे ऐसे चीज़ की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ के सम्मिश्रण को ही हम भोजन कहते हैं। जैसे अगर आप अपने बॉडी में ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये 3 चीज़ों से, हालांकि और चीज़ भी होती है, मूल रूप से इन 3 चीज़ों से अपने बॉडी में क्या आता है? एनर्जी आता है, ऊर्जा आता है। क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि खिलाड़ी जब थक जाते हैं तो उसे क्या लेना चाहिए? तो वो मीठा चीज़ लेता है, नहीं, ग्लूकोज वगैरह। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उसमें ज़्यादा होता है। एक बार क्वेश्चन हमारे एनटीपीसी में पूछ दिया था, जब सिलीगुड़ी हम पेपर देने गए थे एनटीपीसी का, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा क्या चीज़ के सेवन करने से मिलता है? एग्ज़ाम में ऐसा पूछ दिया जाता है। हम बच्चे क्या करते हैं ना, मतलब ऐसे याद कर लेते कि क्विक ऊर्जा और सबसे अधिक ऊर्जा दोनों में डिफरेंस है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा किन चीज़ों से मिलता है, बच्चे की पहला ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट रहता है, उसमें मार देता है कार्बोहाइड्रेट, जो आपको गलत है। सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा आपको वसा से मिलता है। हाँ, लेकिन अपने बॉडी में अगर तुरंत बहुत जल्द एनर्जी चाहते हैं तो वहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा, ग्लूकोज लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन की तरीकाओं पे बल दीजिएगा कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, सर्वाधिक मात्रा में पूछा जा रहा है या बहुत जल्द ऊर्जा पूछा जाता है। तो इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। हम उस टाइम पे मैं गलत करके आ गया था, मैं मार के आ गया था कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट टाइप से ही क्वेश्चन लिया जाता है कि खिलाड़ी थक जाते तो क्या चीज़ का होना चाहिए, वहाँ तो कार्बोहाइड्रेट ही लेना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि खिलाड़ी खा करके वसा बढ़िया से खा के और जाके सूतेगा। खाने के बाद तुरंत, पीने के बाद, खाने के बाद उसको तुरंत ग्राउंड में उतरना है खेलने के लिए ना, तो उसको कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा क्विक एनर्जी के लिए। लेकिन ज़्यादा मात्रा में अगर आप ऊर्जा चाहते हैं तो आपको वसा से मिलेगा। शरीर के निर्माण के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो प्रोटीन तो चाहिए ही चाहिए, जो आपको सर्वाधिक मात्रा में दाल वगैरह से मिलता है। जल चाहिए ही चाहिए, पानी, ठीक है ना, H2O। खनिज चाहिए। खनिज कहने का सेंस आपके बॉडी में आयरन की भी मात्रा होती है ना, लोहा की मात्रा। अगर पूरे शरीर को निचोड़ दिया जाए तो कांटे के समान खिल निकलता है, तो आयरन की मात्रा ये खनिज के अंतर्गत आ जाएगा।
इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। रोगों से रक्षा करने के लिए विटामिन चाहिए। कभी कभी देखते हैं बहुत सारे विटामिनों की कमी से विभिन्न प्रकार की बीमारी होती है, जैसे बेरी बेरी रोग हो गया, गंजापन हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं, बहुत सारा ऐसे बीमारी है जो विटामिन की कमी से देखने को मिलता है। रुक्षांश आपको खाना चाहिए, मोटा चारा की ज़रूरत पड़ता है आपको बीमारी से बचाने के लिए, तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अब आता है कि स्वपोषी और विषमपोषी को परिभाषित करना है। स्वपोषी क्या है? वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है स्वपोषी है, और जो अपने भोजन के लिए स्वपोषी पर निर्भर करता रहता है और अन्य जीवों पर निर्भर रहता है वो आपका विषमपोषी हो जाएगा। आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है स्वपोषी क्या है, तो वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी के अंतर्गत क्या क्या आता है? हरे पेड़ पौधा, जिसको हम पादप के नाम से भी जानते हैं, जीवाणु हो गया, शैवाल हो गया, ये सब स्वपोषी के अंतर्गत आता है। वहीं आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि विषमपोषी क्या है, तो वैसा जीव जो स्वपोषी और अन्य जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, अपना भोजन लेते हैं, वही क्या कहलाता है? विषमपोषी। विषमपोषी के लिए क्या क्या उदाहरण हो सकता है? जैसे सहजीवी, सहभोगी, परजीवी, मृतोपजीवी, तो ये सब जो आता है आपका विषमपोषी के अंतर्गत आता है। हम आप भी तो विषमपोषी के ही अंतर्गत आते हैं ना, स्वपोषी पर निर्भर करते हैं, यानी पेड़ पौधा पर निर्भर रहते हैं, अन्य चीज़ों पर निर्भर रहते हैं। अब हम क्या करते हैं, इससे आगे की क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को 1 मिनट के लिए तब तक हम रुकेंगे अभी थोड़ा सा, ठीक है। तो ये है अपना अगला प्रश्न, स्वपोषी पोषण क्या है। प्रश्न बराबर कई बार पूछ लिया जाता है, हालांकि मैंने स्वपोषी और परपोषी अलग बताया था आपको, बट आपसे पूछा जाए स्वपोषी पोषण क्या है, तो उसका डिफिनेशन इस अंदाज में दीजिएगा कि वैसी प्रक्रिया जिसमें सजीव बाह्य पर्यावरण से, सजीव कहने का सेंस जो पेड़ पौधा हो गया वो भी लगभग सजीव में आते हैं, तो वैसी प्रक्रिया जिसमें सजीव बाह्य पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जल ये ले करके सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपनी कोशिकाओं में उपलब्ध पर्णहरित, पेड़ पौधा के जो कोशिका सेल होते हैं उसमें उपस्थित पर्णहरित की सहायता से कार्बोहाइड्रेटेड क्या करता है, वो संश्लेषण करता है, और यही क्या कहलाएगा आपका स्वपोषी पोषण कहलाता है। कभी भी ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि ऑब्जेक्टिव ही कि स्वपोषी पोषण किसके द्वारा होता है, तो स्वपोषी पोषण आपको प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, ये कई बार 2 नंबर का पूछ लिया जाता है, और जब यही प्रश्न आपको 6 नंबर में पूछा जाएगा उनका भी तरीका बता रहा हूँ। जो भी मैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में अभी 4 से 5 प्रश्न लगातार बताएंगे, उन सभी प्रश्न को टॉपिक वाइज टॉपिक डाल करके लिख दीजिएगा, तो वो आपको 6 नंबर का क्वेश्चन में हो जाएगा। बट आपको 2 नंबर का जब परीक्षा में पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप राइट कर दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और 6 नंबर के लिए मैंने फिर से तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, और प्रकाश संश्लेषण की जितनी क्रिया तक हम पढ़ेंगे वो सब का सब आपको चिपका देना है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? पेड़ पौधा द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे पेड़ पौधा CO2 हो गया, जल हो गया, उसके अंदर उपस्थित पर्णहरित हो गया, इन सभी के माध्यम से सनलाइट की उपस्थिति में, यानी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जो ग्लूकोज का निर्माण करता है वही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण में मूल रूप से आपको फॉर्मूला को ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने क्या बताया प्रकाश संश्लेषण के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, पर्णहरित, सूर्य प्रकाश, फिर ग्लूकोज का बनना, ये सारा प्रोसेस आपको प्रकाश संश्लेषण में चलता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु यहाँ लिख भी दिया हूँ, जल के 6 अणु पर्णहरित और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित के माध्यम से वो ग्लूकोज बनाता है। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में ये भी आ जाता है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या है, तो C6H12 और O6। ये भी प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्लूकोज के कितने अणु का निर्माण होता है, तो 1 अणु का। वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि ऑक्सीजन के कितने अणु का निर्माण होता है, तो 6 अणु का। इन चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो यही है अपना क्या है, प्रकाश संश्लेषण। अब यहाँ कभी कभी एक और कभी पूछ लिया जाएगा 2 नंबर का पार्ट बाय पार्ट करके, जैसे कि मैंने बोला कि प्रकाश संश्लेषण 6 नंबर का भी पूछता है। इसी 6 नंबर में अगर आपको दूसरे अंदाज में प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधा कहाँ कहाँ से प्राप्त करता है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधा, जैसे कि अगर उनको हरित लवक की प्राप्ति करना हो, पत्ती के हरित लवक से प्राप्ति करना हो, तो पर्णहरित की प्राप्ति कहाँ से होता है, पत्ती के हरित लवक से होता है। दूसरे नंबर कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति वो कहाँ से करता है पेड़ पौधा, तो
तो वो करता है वायुमंडल से प्राप्त करता है। साथ ही साथ जल की प्राप्ति वो कहाँ से करता है, अन्य चीज़ की भी प्राप्ति तो मृदा से प्राप्त करता है। तो इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए। ये 2 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट था। प्रकाश संश्लेषण के लिए और पॉइंट हम आगे आपको बताते हैं, थोड़ा बोर्ड पे लिख करके बताते हैं। चलिए तो अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड पूछ दिया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को लिखिए। यानी प्रकाश संश्लेषण क्या क्या अपना एक्टिव करते हैं, क्या क्या क्रिया करते हैं, उसके उपरांत ही प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। तो इनकी क्रियाविधि निम्नलिखित है। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों के अंदर में पाए जाने वाले जो हरित लवक होते हैं वो सूर्य प्रकाश के विकिरण को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। पहला पॉइंट ध्यान में हो गया। दूसरा काम क्या होता है, जो विकिरण ऊर्जा का जो विकिरण ऊर्जा को जब अवशोषित करने के बाद ये विकिरण ऊर्जा का ये चेंज होता है किस ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में। तो विकिरण ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरण होता है, ये रासायनिक ऊर्जा में। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा किस ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, तो वो आपका हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में। वहीं जल का जो अणु है, जल में तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अणु का सम्मिश्रण है, तो जल का अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों रूप में टूट जाता है। वहीं चौथा काम ये लिखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड से हमें क्या प्राप्ति होती है, तो ग्लूकोज की। तो ये आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि है। इन्हीं से ऑब्जेक्टिव भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज कहाँ से प्राप्त होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से। नहीं, जल किन रूपों में टूटते हैं, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रूप में टूटते हैं। विकिरण ऊर्जा का कन्वर्सन किस ऊर्जा में होती है, तो रासायनिक ऊर्जा में। और पत्तियों में पाए जाने वाले जो हरित लवक होते हैं वो सूर्य प्रकाश से क्या चीज़ अवशोषित करते हैं, तो विकिरण ऊर्जा को वो लेते हैं। कुछ नोट भी आप याद रखिएगा। नोट में जैसे पहला नोट है, कुछ विशेष पौधे होते हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। खासकर मरुस्थलीय क्षेत्र में ऐसा पौधा आपको देखने को मिलेगा, और उनमें आप एक पौधा जरूर याद रखिएगा, नागफनी। इसमें प्रकाश संश्लेषण की घटना नहीं घटती है। वहीं एक बात और याद रखिएगा, पर्णहरित एक प्रकार का रंजक है। निम्न में से क्वेश्चन पूछ भी दिया जाता है कि निम्न में बताइए कि कौन रंजक है। कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, जल दे देगा आपको, उसके बाद इसी चारों ऑप्शन में ग्लूकोज दे देगा, पर्णहरित दे देगा। कहेगा निम्न में से कौन रंजक है, तो आपको पर्णहरित में क्या टिक आउट करना है, रंजक है ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से। तो पर्णहरित भी एक रंजक है, अर्थात यह नीले और लाल क्षेत्र में प्रकाश को परिवर्तित करता है। पर्णहरित की जो घटना होती है वो नीले और लाल वाली जो प्रकाश में, वैसे तो 7 रंग होते हैं ना, तो मूल रूप से ये नीला और लाल रंगों में प्रकाश को क्या करता है, परिवर्तित करता है। लेकिन ये हरा रंग को क्या करता है, परिवर्तित नहीं कर पाता है। इसीलिए पौधा क्या होता है, हरे रंग की दिखाई देता है। इनको ध्यान रखिएगा। पर्णहरित में कुल मिलाकर के 4 घटक होते हैं, इनको भी याद रखिएगा। कौन कौन होता है, एक पर्णहरित ए होता है, एक पर्णहरित बी होता है, एक आपका जैंथोफिल होता है, एक कैरोटीन होता है। हालांकि कैरोटीन को याद रखिएगा, गाजर लाल किसके वजह से होते हैं ये भी पूछ लिया जाता है, तो कैरोटीन की वजह से ही होता है। टमाटर का लाल होना किसके वजह से होता है, तो लाइकोपीन की वजह से होता है। ये सब बाद में बताएंगे। बहरहाल अभी ये 4 घटक आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के स्थान क्या होता है। स्थान कहने का सेंस, प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर घटित होती है। तो याद रखिएगा, यह पत्तियों के मीजोफिल उत्तकों की खंभ कोशिका में होता है। प्रकाश संश्लेषण अगर ये पत्ता है तो पत्ता के अंदर मेजोफिल टिश्यू होगी, उत्तक होगी, उनमें ऐसा घटना होता है। और प्रत्येक खंभ में लगभग 300, ठीक है ना, से अधिक हरित लवक होते हैं। ठीक है, जैसे पत्ती में एक खंभ है तो प्रत्येक खंभ में लगभग 300 हरित लवक होते हैं, और प्रत्येक हरित लवक का व्यास 300 तो मैंने बोला उससे ज़्यादा होता है। और प्रत्येक हरित लवक का व्यास डायमेंशन जो होता है वो 4 म्यू मीटर, इसको क्या पढ़िएगा, 4 म्यू मीटर से लेकर के 6 म्यू मीटर के बीच होता है, जिसे आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है। प्रकाश संश्लेषण किन किन चीज़ों से प्रभावित होते हैं। स्वाभाविक है, जब ये आपके पास प्रकाश की टेम्परेचर डाउन रहेगी तो प्रकाश संश्लेषण की घटना उस लेवल से नहीं घटेगी। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता पर, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर कम
ज़्यादा, इन चीज़ों पर भी प्रभावित होगी प्रकाश संश्लेषण। अगर जिन पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा कम होगी वहाँ भी प्रकाश संश्लेषण की घटना कम घटेगी। और पत्तियों की स्ट्रक्चर पर, छोटी पत्ती बड़ी पत्ती सब में अनेकों प्रकार का डिफरेंस होता है ना, तो ये प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला कारक है। मैंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण को जब 6 नंबर में पूछा जाएगा तो इन सब बातों को आपको टाइप कर देना है पॉइंट बाय पॉइंट करके, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण से ही रिलेटेड हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के महत्व को लिखें। यानी प्रकाश संश्लेषण के पार्ट से पार्ट बाय पार्ट अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। जब 6 नंबर का पूछे तो हमने बता ही दिए हैं कि सबको मिला के लिख दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण पौधों के जीवन के लिए तो आवश्यक है ही, इसका इम्पोर्टेंस महत्व अपने जीवन में क्या है इनको थोड़ा देखिए। प्रकाश संश्लेषण पौधों के लिए तो आवश्यक है ही, साथ ही साथ संपूर्ण सृष्टि के लिए भी क्या है वो आवश्यक है। और सभी परपोषी जीव अपना भोजन ऊर्जा के लिए प्रत्यक्ष डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट मूल रूप से पेड़ पौधे पर ही आश्रित होते हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और पौधा प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा क्या करते हैं, मुक्त करते हैं, जो जीवन का आधार है। यानी यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच के संतुलन को भी क्या करता है, बनाए रखता है। तो प्रकाश संश्लेषण का महत्व तो यही है, इनको थोड़ा आप अच्छे से समझ के रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको छोटा छोटा पॉइंट कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रंध्र क्या है। रंध्र पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाला एक होल है, छिद्र है, ठीक है, जिनका खुलना और बंद होना द्वार कोशिका द्वारा नियंत्रित होता है। यही आपका रंध्र कहलाता है। यानी पौधे पत्तियों के बीच में जो छोटी छोटी छिद्र होती हैं, यह पत्तियों के अलावा रंध्र जो होते हैं वो तना में भी पाए जाते हैं और जड़ में भी पाए जाते हैं। वहीं क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि रंध्र से होकर भाप के रूप में जो जल बाहर निकलते हैं, उड़ते हैं, उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। परासरण भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो यह प्लाज्मा झिल्ली से होकर के पदार्थ को उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर क्या करता है, जाने दिया जाता है। यही आपका क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। उपापचय भी पूछ ले तो कोशिका के अंदर अथवा जीव के अंदर होने वाले समस्त जैविक रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे, उपापचय। और एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे स्वपोषी में इन सभी पार्ट को पढ़े, अब हम विषमपोषी की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विषमपोषी पोषण क्या है। पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं न बना करके स्वपोषी पर या अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, वही क्या कहलाता है, आपका विषमपोषी पोषण कहलाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो ये है अपना अगला क्वेश्चन कि जीव अपना पोषण कैसे करता है। और उस जीव में हम लोग अमीबा, पैरामीशियम और मनुष्य, इन सभी की पोषण को देखेंगे, ठीक है। तो जीव अपना पोषण भोजन या विभिन्न अणुओं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया है, वसा, खनिज और विटामिन, इन सभी को संतुलित आहार के रूप में सेवन करते हैं। उसके आधार पर उन्हें पोषण मिलता है। जैसे अमीबा में अगर आपसे पोषण पूछा लिया जाए तो अमीबा में मूल रूप से अगर उनके बॉडी में किसी भी प्रकार की प्रोटीन एज अ कोई भी चीज़ पोषक तत्व जाता है तो उनकी प्रोसेस है हेलोजोइक प्रोसेस से। यानी हेलोजोइक पोषण विधि द्वारा अमीबा अपना क्या करते हैं, अस्थायी उंगली जैसी उभार का उपयोग कर भोजन को घेर लेता है और उसके बाद वो क्या करता है, अपनी कोशिका में वो निगल जाता है। तो आपको याद रखना अमीबा अपना पोषण कैसे करता है, हेलोजोइक पोषण याद रखेगा, आपको नंबर मिल जाएगा। वहीं प्रश्न पूछ लिया जाए कि पैरामीशियम कैसे करता है, तो पैरामीशियम के लिए हम लोगों को फेगोसाइटोसिस, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फेगोसाइटोसिस, ठीक है। तो इनको याद रखिए, यह एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम यह एक कोशिकीय जीव है जो अपना पोषण फेगोसाइटोसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करता है और यह प्रक्रिया भोजन के छोटे कणों को अपनी कोशिका झिल्ली से घेर करके निगल लेता है। मेन प्रश्न आपको मनुष्य की पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा मनुष्य में पोषण एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें भोजन का सेवन सेवन होता है, फिर पाचन होता है, उसके बाद फिर अवशोषण होता है, उसके बाद तो आत्मसात कहने का सेंस बॉडी के संपूर्ण पार्ट में जाना,
और लास्ट में क्या होता है, मलद्वार के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, निष्कासन होता है। यह प्रक्रिया शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में उपयोग होती है, विकास करता है, शरीर के टूटी फूटी अंगों को मरम्मत करने का काम करता है। एक प्रश्न और आपको पूछ लिया जाता है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर क्या है? तो याद रखिएगा, इनमें निम्नलिखित अंतर है। एक टेबल में स्वपोषी पोषण लिख दीजिए, एक टेबल में विषमपोषी पोषण। पहला डिफरेंस है कि स्वपोषी पोषण केवल पेड़ पौधा में होता है, लेकिन विषमपोषी पोषण पेड़ पौधा के अलावा अन्य जीवों में भी होता है, इनको याद रखिएगा। दूसरा है, स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश, इन तीनों की जरूरत होती है, लेकिन विषमपोषी पोषण के लिए ये सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं स्वपोषी पोषण भोजन के पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। स्वपोषी पोषण में पेड़ पौधा में भोजन को पचाने की जरूरत नहीं होती है, बट विषमपोषी पोषण में आपको भोजन की पचाने की आवश्यकता होती है। उम्मीद है कि आप इसको समझे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, पोषण चैप्टर थोड़ा लॉन्ग हो गया है, इससे बेहतर है कि हम पोषण को पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो में बना करके आपको अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 पोषण पार्ट 1 रहने दीजिए और पोषण पार्ट 2 कर देंगे, क्योंकि लॉन्ग हो गया, थोड़ा देखने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो हम लोग अगले वीडियो का इंतजार करेंगे पार्ट 2 के लिए। तब तक के लिए लेते हैं विदा आप सभी से। गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।